थैंक यू। तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होम रूल लीग मोमेंट। वी हैव टू एंटर इनटू द पीरियड बियॉन्ड 1914 1915। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव एंड देयर वर्क। We have to take this entire movement or national movement forward now, and in national movement का the next period is 1914 से लेके 1920 के बीच में। We have to basically cover it over the period of next 2 lecture कि सबसे पहले हम लोग मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स देखेंगे कि हाउ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम इंडियाज नेशनल मूवमेंट वॉज डेवलपिंग, मॉडरेट लीडर, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मुस्लिम लीग एग्जैक्टली कर क्या रही थी। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी हैव टू सी अराइवल ऑफ गांधी जी, दैट विल बी द सेकंड पिलर जो हम लोग कल वाले लेक्चर में या फिर मोस्ट प्रॉब्ली परसों वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो लेट्स एंटर इनटू इट, बट अगेन आगे जाने से पहले you will get access to this PPT on the Instagram channel of Dias and Telegram के ऊपर you will get access to this particular PPT and Instagram के ऊपर you can ask me any question if you are having। तो let's just enter into the period of 1914 beyond। अब 1914 के आगे वाला जो पीरियड है उसमें हम लोगों ने अब कुछ इलेबोरेट चीज़ें पहले ही देख के रखी थी कि 1914 के अप्रोक्सीमेटली इंडिया में पहले ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1915 कोलैप्स हो गए, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम 1907 ऑनवर्ड अगर हम लोग बात करें तो मॉडरेट लीडरशिप वाज देयर एंड मॉडरेट लीडरशिप हैड नाउ ओपनली प्रोक्लेम देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। हमने देखा था कि सूरत स्प्लिट के लिए मॉडरेट लीडरशिप वाज रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप वाज देयर एंड ये एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वाज ईदर इन जेल और दे वर इन डिपोर्टेड। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में ज्यादा कोई बचा नहीं है। बिपिन चंद्र पाल एंड thereafter औरोबिंदो घोष दे हैड रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। thereafter अगर हम लोग सेकंड बात करें तो ऑब्वियसली लाला लजपत राय ही वाज डिपोर्टेड इन द सेंस दैट ही वाज प्रेजेंट इन अमेरिका ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट नाम अगर हम बात करें तो लोकमान्य तिलक ही वाज बेसिकली अरेस्टेड एंड अरेस्ट करके इनको मंडाले में दैट इज म्यांमार में भेजा हुआ था। हाउएवर 1914 में फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही चालू हो गया यूरोप में, देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स नीडेड इंडियन रिसोर्सेस एज वेल एज इंडियन सपोर्ट फॉर द मैन पावर। इंडियन आर्म फोर्सेस की भी रिक्वायरमेंट थी, इंडिया के रिसोर्सेस की भी रिक्वायरमेंट थी एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स स्टार्टेड विद देयर जनरल एमनेस्टी। जनरल एमनेस्टी का मतलब क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अब उन लोगों को रिलीज किया जाएगा एंड वी विल आस्क हेल्प ऑफ इंडियंस एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली 1914 में जैसे ही हेल्प आनी चालू हो गई तो मॉडरेट लीडरशिप स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगी, मॉडरेट लोगों ने दे दी। ऑब्वियसली दे वर द लॉयलिस्ट सेक्शन बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम। अगर हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो नाउ लाला लजपत राय वाज बैक इन इंडिया, लोकमान्य तिलक वाज बैक इन इंडिया एंड बोथ ऑफ देम हैड कैंपेन फॉर द ब्रिटिशर्स बाय बिलीविंग कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे तो ब्रिटिशर्स इन रिटर्न विल गिव अस स्वराज। एंड फिर रेवोल्यूशनरीज का इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ ये अभी हमने लास्ट पीरियड में ही या फिर लास्ट लेक्चर में ही कवर अप करके रखा हुआ था। Moderate, extremist and revolutionaries, this were now the mainstream leadership of our country and by and large of all these 3 particular leadership, extremists were the most famous in our country we can say। लोकमान्य तिलक उन्होंने ब्रिटिशर्स को जैसे ही सपोर्ट कर दिया देन इट वाज डन एंड डस्टेड थिंग कि इंडियंस आर गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन देयर वॉर एफर्ट। वर्ल्ड वॉर 1 चालू होगा एंड वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के साइड से ही इंडिया खेलेगा। हाउएवर एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इट वाज लोकमान्य तिलक हु वाज अवेयर कि हम लोग भले ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ब्रिटिशर्स हैव गिवन अस वर्बल अश्योरेंस कि दे विल गिव अस स्वराज और दे विल गिव सर्टेन काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एट द एंड ऑफ द वॉरफेयर। ही वाज अवेयर कि हमको एक लिमिटेड प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डालना पड़ेगा। ये लिमिटेड प्रेशर की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑन वन हैंड इवन इफ वी आर सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स वी हैव टू टेल ब्रिटिशर्स कि वी स्टिल हैव सर्टेन एस्पर्शंस एंड ये एस्पर्शंस क्या है कि आप हम लोग को स्वराज नहीं दोगे एंड दैट्स एक लिमिटेड मूवमेंट की जरूरत थी एंड दिस पर्टिकुलर लिमिटेड मूवमेंट वाज होम रूल लीग मूवमेंट। इनफैक्ट होम रूल लीग मूवमेंट का आइडिया वाज ऑब्वियसली ऑफ एनी बेजंट। एनी बेजंट इज एन आयरिश इन ओरिजिन। आयरिश मतलब ही आयरलैंड से बिलोंग करती थी एंड आयरलैंड में पहली ऐसा एक मूवमेंट चल रहा था दैट इज आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट एंड यही आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट का आइडिया एनी बेजंट ने तिलक को पास ऑन कर लिया। इफ यू रिमेंबर हमने देखा था कि एनी बेजंट was always revivalistic leader in our country। इनका जो संबंध रहा है that is with the Theosophical Society of India।
Theosophical Society of India. It is an organization which was created by Madam Blavatsky and Colonel Olcott in New York in 1875. तो वही organization से she belonged and that's why she was a revivalistic leader. लोकमान्य तिलक भी right winger conservative leadership उस जमाने में इंडिया की थी. तो both of them had contact and ultimately Annie Besant ने तिलक को आइडिया दी कि तिलक we shall start this particular moment, that is home rule league moment in India. ये limited moment रहेगी and limited moment से we will put pressure upon British government that they shall grant Swaraj to India. तिलक obviously wanted this particular idea कि कांग्रेस adopt करे and कांग्रेस के through एक moment we will be launching, but तिलक at this period of time was not present in Congress. If you remember 1907 का जो स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, उसमें तिलक was thrown out of Congress. तो he was not a member of the Congress and that's why ultimately Annie Besant and लोकमान्य तिलक decided कि they will start this movement outside of the Indian National Congress. Indian National Congress ने ये movement को initial phase में support नहीं किया था. Indian National Congress was of the opinion कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को support दे रहे हैं तो that support has to be an unconditional support. अंग्रेजों का भाई इतना बेनिफिट हुआ है तो बेनिफिट का रिटर्न भी हमको देना है. एंड इफ ब्रिटिशर्स आर एंटेंगलिंग देमसेल्फ इनटू वॉर एफर्ट, इफ दे आर एंटरिंग इनटू वॉर एफर्ट, वी हैव टू सपोर्ट देम. दिस इज एन आइडिया दैट मॉडरेट लीडरशिप हैड एंड दैट्स अ मॉडरेट लीडरशिप जिनके अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस था. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियल लेवल पे कोई भी मूवमेंट चालू करने से मना कर दिया. बट अल्टीमेटली फिर तिलक ने ही धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर बनाया एंड एटमॉस्फेयर बना के अपनी मूवमेंट जो है वो चालू करनी शुरू कर दी. एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली व्हाट वर द फैक्टर्स कि जिसके वजह से तिलक या फिर तिलक की मूवमेंट जो इसको एकदम ह्यूज सपोर्ट इंडिया में मिलना चालू हो गया. सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट इज डिससैटिस्फैक्शन विद मॉरले मिंटो रिफॉर्म. डिससैटिस्फैक्शन विद मॉरले मिंटो रिफॉर्म का मतलब क्या है कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म जहां पे हुए थे 1909 में, हमने देखा था कि उसमें स्वराज नहीं आया, ऊपर से कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी हुआ. एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के फिर ग्राउंड लेवल पर रिपरकशन सबको पता चले. इंडिया के लीडर कोई बेवकूफ तो थे नहीं. दे अल्टीमेटली रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू डू इन आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ सिमरिंग डिसकंटेंट नॉट ओनली इन मुस्लिम लीग बट ऑल्सो इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर मैंने आपको बता के भी रखा था कि 1912 में मुस्लिम लीग ने अपने कैलकाटा सेशन में स्वराज का प्रपोजल पास कर दिया था बिकॉज दे रियलाइज कि दे बिकम टूल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड इंडियाज नेशनलिज्म. एंड यही से अल्टीमेटली देयर वाज अ सिमरिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदी कम्युनिटी में. एंड अब ये डिसकंटेंट तिलक वांटेड टू हार्नेस. वैसे फिर वॉर टाइम माइजरीज वेर देयर. वॉर टाइम माइजरीज में सबसे बड़ा था इन्फ्लेशन. वॉर इज ऑलवेज बैड फॉर इकोनॉमी. एक कोई भी कंट्री जब वॉरफेयर में जाती है तो वो कंट्री के सारे रिसोर्सेस आप कंट्री के अंदर से निकाल के बाउंड्री पे ढकेल देते हो. Means now basically each and every resource will be utilized for the betterment of the armed forces as well as defense of the country. एंड जब आपके आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस के पास ही सारे रिसोर्सेज जाएंगे देन आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा. एंड दैट्स व्हाई देयर वर वॉर टाइम मिजरीज इन इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से तिलक वांटेड टू हार्नेस दैट डिसकंटेंट ऑल्सो कि जो बंदे को ब्रिटिशर्स से परेशानी नहीं है एटलीस्ट वो महंगाई को देख के तो रास्ते पे उतरे. देयर आफ्टर फिर एक्सपोजर ऑफ मिथ. वर्ल्ड वॉर 1 में ही फिर व्हाइट सुप्रीमेसी वाला मिथ जो है वो शैटर्ड हो चुका था. इसके पहले हमने ये डाटा देखा था कि वे बैक इन 1895-1896 इटली गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द अबिसिनिया. Thereafter mighty Russia was defeated at the hand of Japan in 1905. एंड फिर वर्ल्ड वॉर 1 में भी इंडिया के सोल्जर्स वेर डिफीटिंग जर्मन सोल्जर, इंडिया के सोल्जर्स वेर डिफीटिंग वेस्टर्न व्हाइट सोल्जर. एंड फिर ब्रिटिशर्स वांटेड हेल्प ऑफ इंडिया. तो जो आपका व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाला मिथ है वो भी एक्सपोज हो चुका था एंड इंडिया का जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी खत्म हो रहा था. इंडियंस वर एंटरिंग मोर एंड मोर इनटू द मास मूवमेंट. वैसे रिलीज ऑफ तिलक, अल्टीमेटली ही वाज द पर्सनैलिटी जिन्होंने ये मूवमेंट चालू करके रखी थी. एंड इट वाज तिलक्स आइडिया दैट वी हैव टू स्टार्ट अ लिमिटेड मूवमेंट. जब लिमिटेड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा एंड तभी तो जाके वी कैन टेक आवर मूवमेंट फॉरवर्ड. एंड देयर आफ्टर फिर एनी बेजेंट जिन्होंने ये आइडिया जो है तिलक को दिया था एंड अल्टीमेटली एनी बेजेंट एंड तिलक बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. ऐसे मल्टीपल रीजंस कैन बी स्टेटेड एज अ फैक्टर बिहाइंड राइज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. एंड ये पर्टिकुलर मूवमेंट फाइनली तिलक ने ही लॉन्च करके रखा था इन अप्रैल 1916. अप्रैल 1916 में अल्टीमेटली लोकमान्य तिलक स्टार्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. इन्होंने जो मूवमेंट चालू करके रखी थी इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाज डिमांड ऑफ स्वराज ही था. एंड इनके मूवमेंट के प्रेसिडेंट थे बेसिकली जोसेफ बैप्टिस्टा. जोसेफ बैप्टिस्टा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ तिलक्स होम रूल लीग मूवमेंट.
बाय एंड लार्ज नाउ कंसिडर कि आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी ही निकाल रहे हो जिसका नाम ही होम रूल लीग मूवमेंट है, तो you will be having a separate organizational structure for this entire movement which is outside of the Indian National Congress, because Indian National Congress is still dominated by the moderate, and Indian National Congress के बाहर रह के अगर आपको ये मूवमेंट चालू करनी है then you are required to have an organizational structure. इनके डिमांड जो स्वराज था, formation of the linguistic state as well as education in the vernacular language. In fact, Tilak had always been the votary of all these particular issues. कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, इफ यू रिमेंबर, ये वाला एस्पेक्ट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाके रखा था व्हेन दे डिवाइडेड बंगाल ऑन द इशू ऑफ रिलीजन ऑल्सो एंड ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो. एंड तभी से फिर इंडियन लीडरशिप के सामने एक क्वेश्चन था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट होना चाहिए क्या, एंड तिलक वेर एडवोकेटरी ऑफ दैट कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा, यूनाइटेड रहना है, तो लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हैज टू बी देयर. अगर लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करोगे तो लोकल एस्पिरेशंस कैन बी हार्नेस्ड एट अ लोकल लेवल एंड दिस पीपल कैन गिव देयर लॉयल्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट. एंड वैसे एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ये भी काफी सिग्निफिकेंट था. तिलक ने फॉर दैट पर्पस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो बना के रखी थी उसके अंदर मल्टीपल वर्नाकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में ओपन अप करके रखे हुए थे. एंड यही जो है इनके ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी. इनका जो बेसिकली ये था ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिट था, दैट वाज बेसिकली महाराष्ट्र वाला एरिया, प्रेजेंट जनरेशन, बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड देयर आफ्टर बिरार वाला एरिया. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डज नॉट मैटर दैट मच. अल्टीमेटली तिलक एज वेल एज एनी बेजन ने पूरा इंडिया अपने बीच में बांट लिया था कि कौन कहाँ पे ये मूवमेंट लॉन्च करेगा. एंड मूवमेंट जो है बेसिकली तिलक ने फिर ये वाले एरिया में लॉन्च करना सोचा. एज फार एज एनी बेजेंट इज कंसर्न, देन शी हरसेल्फ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हर ओन होम रूल लीग मूवमेंट विच वॉज सेटअप इन सितंबर 1916. रेस्ट ऑफ द इंडिया में अल्टीमेटली फिर एनी बेजन ट्राइड टू इम्प्लीमेंट हिज मूवमेंट. अल्टीमेटली फिर इनके बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन थी होम रूल लीग मूवमेंट के लिए बनाई हुई, उसका नाम होम रूल लीग ऑर्गेनाइजेशन ही था, बाय एंड लार्ज पकड़ के चलो. उसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंदेल एंड उन्होंने मोर देन 200 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया में बना के रखे थे. कुछ और सिग्निफिकेंट लीडर वॉज रामास्वामी एंड वाडिया. अल्टीमेटली ये मूवमेंट जो है इसका प्रोग्राम बड़ा प्लेन एंड सिंपल था. व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली एट अ ग्राउंड लेवल, तो जो पहले से ही कांग्रेस कर रहा था, वी हैव टू प्रमोट एजुकेशन थ्रू पब्लिक मीटिंग, organizing library, holding conferences, thereafter फिर organizing classes for student on politics, carrying out propaganda, thereafter collecting fund and participating in local government activity. बाय एंड लार्ज ये पहले ही कांग्रेस कर रही थी. अपने अब नेशनलिज्म इंडिया में कैसा फैला इसके ऊपर इलेबोरेटली बातें करके रखी है. वी हैड सीन कि लोकल लेवल पे आप नेशनलिज्म कैसे इंप्लीमेंट करोगे एंड नेशनलिज्म कैसे आगे बढ़ाओगे. एंड इन दैट कैपेसिटी आपको वॉलंटियर एक्टिविटी, प्रोपोगेंडा मशीनरी एंड देयर आफ्टर लोकल लेवल पे फिर एजुकेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी. तो इट वाज बाय एंड लार्ज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस जो पहले ही चल रहा था. तो यही चीजें इन्होंने कंटिन्यू रखी, बस इन्होंने अपनी डिमांड जो है ये बेसिकली 3-4 डिमांड आगे रखना चालू करके रखा हुआ था. एंड फाइनली 1916 के दिसंबर आते आते इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ा. एंड ये प्रेशर के चलते अल्टीमेटली कांग्रेस डिसाइडेड दे हैव टू अलाउ री एंट्री ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट. कांग्रेस में ये जो री एंट्री ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हुई ये काफी सिग्निफिकेंट मानी जाती है. ये सिग्निफिकेंट क्यों मानी जाती है? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर कांग्रेस एनुअल सेशन, अब एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस कब होगा? इफ यू रिमेंबर दिसंबर में होगा. एंड ये पर्टिकुलर सेशन के चेयरपर्सन थे अंबिका चरण मुजुमदार. ही इज अ मेल पर्सन. बहुत जन इनको जो है बेसिकली फीमेल कंसिडर करते हैं, बट ही इज अ मेल पर्सन. एंड ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में या फिर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई. पहले तो देयर वाज रियूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट देयर वाज बेसिकली लखनऊ पैक्ट. एंड ये दोनों के ऊपर जो हम लोग को अब बातें करनी पड़ेगी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का रियूनियन हम लोगों को 1916 में दिखाई देता है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस रहे. अभी हमने देखा था कि लोकमान्य तिलक हिमसेल्फ हैड लॉन्च होम रूल लीग मूवमेंट इन अप्रैल 1916 and Tilak की popularity during this particular period of time was on very much high. But at the same period of the time, Congress, that is Indian National Congress जो है basically was going under crisis. ये crisis में क्यों जा रही थी? Because सबसे पहले and सबसे foremost moderate leadership was getting eradicated via natural ways only. कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फिरोज शाह मेहता had died in 1914. Thereafter, second important, Gopal Krishna Gokhale ultimately had died in 1915 and thereafter फिर grand old man of India, that is Dadabhai Naoroji was no more there. He was also moderate ना by 1916.
तो 1916 आते आते जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप है इंडियन नेशनल कांग्रेस की या फिर मॉडरेट्स की, जिनको पर हमने इलेबोरेटली पढ़ा था, इट वाज नो लॉन्गर इनटू पिक्चर. एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कांग्रेस हैड वर्चुअली बिकम डिफंक्ट फ्रॉम 1907. 1907 में कांग्रेस में कोई एक्टिविटी ही नहीं चल रही थी. एंड जब एक्टिविटी नहीं चल रही थी तो इसी पीरियड ऑफ टाइम में पहले रेवोल्यूशनरीज एंड देयर आफ्टर अब लोकमान्य तिलक, इनका एक थ्रेट जो है वो कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ. एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली कांग्रेस जो है इट डिसाइडेड दैट इट हैज टू मूव अवे नाउ फ्रॉम द मॉडरेट पॉलिटिक्स. ऑब्वियसली जब आपके तौर तरीके नहीं चल रहे, व्हेन योर वे ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट गेटिंग सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप एज वेल एज सिटीजनरी, देन यू हैव टू चेंज योर पॉलिटिकल वेज. एंड यही अब कांग्रेस 1916 ऑनवर्ड करते हुए आपको दिखाई देगा. 1916 आते आते जो कोर मॉडरेट लीडरशिप थी वो खत्म हो गई. यही पीरियड में रेवोल्यूशनरीज वर टोटली बेसिकली यू कैन से हैड स्प्रेडेड अक्रॉस इंडिया. एंड यही टाइम पीरियड में इवन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के सबसे सिग्निफिकेंट लीडर दैट इज लोकमान्य तिलक हैड बेसिकली बिन रिलीज. एंड वो अपना मूवमेंट चला रहे थे विच इज अ पैरेलल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इसी टाइम पीरियड में फाइनली एनी बेसेंट वाज ट्राइंग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप का री एंट्री हो. एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस डिसाइडेड इन दिसंबर 1916 कि they will give support to the Home Rule League movement and they will allow re-entry of the extremist section into Indian National Congress. And ये काफी significant aspect था because 1907 में जो सूरत split हुआ था, ये सूरत split जो अब खत्म हो चुका था and Congress was united organization again. And that's why फिर लखनऊ session of 1916 was quite significant as far as the entire Indian National Congress leadership is concerned. कांग्रेस ने अब ये मान लिया था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स विल बी देयर इन द कांग्रेस एंड अब एक ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर बचा हुआ है सिग्निफिकेंट, दैट इज लोकमान्य तिलक. सो हिज लीडरशिप वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड सेकेंडली फिर लखनऊ पैक्ट वाज आल्सो देयर. अल्टीमेटली फिर लखनऊ पैक्ट भी काफी सिग्निफिकेंट है. लखनऊ पैक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द यू कैन से दैट हाई टाइम ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन आवर कंट्री. मुस्लिम लीग हैड रियलाइज कि उनके साथ क्या हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड रियलाइज कि उनके साथ क्या हुआ है, सूरत स्प्लिट एंड फिर 1905-1906 के सिनेरियोज. अल्टीमेटली फिर लखनऊ पैक्ट के अंदर हम लोगों को वही दिखाई देता है कि देयर वाज रीयूनिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम लीग अंडर आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड फिर ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द पर्सनल फ्रेंडशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड लोकमान्य तिलक. इनफैक्ट तिलक जैसे ही इंडिया में वापस आए 1914 में, ही रियलाइज कि इन ऑर्डर टू बिकम पैन इंडियन लीडर यू आर रिक्वायर्ड टू टेक सपोर्ट ऑफ द नॉन हिंदू पॉपुलेशन टू. एंड दैट इज हाउ तिलक ने फिर ओवरचर्स देने चालू कर दिए टू द सिग्निफिकेंट इस्लामिक लीडरशिप ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ राइजिंग इस्लामिक लीडर. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज द यू कैन से दैट पार्टिसिपेंट और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग टू. तो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर. तो उस जमाने में चीज़ चलती थी कि एक ही बंदा मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बने. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट मदन मोहन मालवीय हु वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज हिंदू परिषद. वैसे मोहम्मद अली जिन्ना टिल 1920 वाज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग. ये नेशनलिज्म वाला जमाना था ना. एंड पॉलिटिकल पार्टी जो है इट वाज अ विलफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल who were not required to register themselves with the election commission of India. वो सारी चीजें बाद में आई है. उस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाया एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. तो जिन्ना वाज मेंबर ऑफ INC एज वेल एज मुस्लिम लीग एंड जिन्ना वाज अ राइजिंग स्टार एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. एंड दैट्स व्हाई फिर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ने अल्टीमेटली अपने कॉन्टैक्ट यूज करके मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक साथ लाया. इसमें सबसे पहले कांग्रेस एक्सेप्टेड कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए रहेगा. कांग्रेस फर्दर एक्सेप्टेड कि हम लोग लेजिस्लेचर में कुछ सेपरेट सीट जो है ये मुस्लिम लीग को देंगे. जो मुस्लिम लीग का हमेशा से ही डिमांड रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वहां पे आपको मिला जहां पे यू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. तो वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमने देखा तो वो कंटिन्यू रहा. एंड फिर जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, मतलब बहुत ही मिनिस्कल माइनॉरिटी में इस्लामिक सेक्शन है, तो वहां पे भी कुछ सेपरेट रिजर्व सीट जो हम लोग मुस्लिम लोगों को देंगे. एंड इन रिटर्न मुस्लिम लीग एग्रीड कि वी विल पुट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने मिलकर दी हुई थी. व्हाट वेयर दिस जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड? एंड पहले सेल्फ गवर्नमेंट जो स्वराज हमने पहले ही देखा था, असेंबली को एक्सपैंड करोगे, 5 ईयर का टेन्योर रखोगे, सैलरीज जो है
जो इंडियन गवर्नमेंट की सैलरी वो ब्रिटिश ट्रेजरी पे करेगी। फिर रिमेंबर ये वाला प्रोविजन वे बैक इन 1793 से ही इंडिया में चल रहा है कि 1793 में ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट 5 लाख पाउंड एनुअली फ्रॉम ट्रेजरी ऑफ इंडिया एंड ऑल सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स सर्विंग इन लंदन विल बी पेड फ्रॉम इंडियन ट्रेजरी। अब वो ट्रेजरी जो है वो ब्रिटेन की ट्रेजरी होगी एंड ब्रिटिश ट्रेजरी से आप आपके बेसिकली ऑफिशियल्स को सैलरी पे करो। ये भी एक प्रोविजन लखनऊ पैक्ट में डाला गया था। Thereafter Indian representation in Viceroy's Executive Council कि Viceroy का Executive Council है उसमें Indian representation आप और बढ़ाओगे। There were basically at that period of the time 6 members of the Viceroy's Executive Council and they demanded at least 3 has to be Indian। अभी के लिए एक ही था सत्येंद्रनाथ प्रसाद जो 1910 में अपॉइंट हुए थे। We have studied about that। एंड फिर ये 1916 ऑनवर्ड जो है बेसिकली हम लोगों को फिर एक बेसिकली रिन्यूड विगर ऑफ द एंटायर नेशनल मूवमेंट दिखाई दिया है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सडनली हॉल्टेड इन आवर कंट्री। बिकॉज अब आपको बंदूक उठा के रास्ते पे ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की जरूरत नहीं। यू कैन एंटर इनटू द प्रोसेशन एंड पिकेटिंग, यू कैन लिसन टू एनी बेजेंट, यू कैन लिसन टू तिलक एंड यू कैन कैरी आउट योर नेशनलिज्म एट अ ग्राउंड लेवल। तो होम रूल लीग मूवमेंट एक्टेड एज यू कैन से दैट went to the anger that was boiling among Indians at that period of time and that is of 1916 onward एक renewed vigor of nationalism हमको इंडिया में दिखाई देता है। बट वहां पे जाने से पहले we need to evaluate this entire movement कि अगर ये हम लोग लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं तो लखनऊ पैक्ट के कुछ पॉजिटिव रहे हैं कुछ निगेटिव रहे हैं। कि अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ द टाइम कि यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग का हमको दिखाई देता है। And it is indeed a very significant aspect. It is very much unfortunate for our country कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी we could not last long। हम लोग इसको बेसिकली कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम लोग इसको आगे बढ़ा नहीं पाए। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच की हार्मोनी मेंटेन रहती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट फॉर आवर कंट्री। जो अखंड भारत का सपना मेजॉरिटी इंडियंस आज भी देखते हैं वो सच हो जाता। इनफैक्ट पार्टीशन का कोई सेंस ही नहीं आता। बट अनफॉर्चुनेटली अब एक अगली पॉलिटिक्स इंडिया में डेवलप्ड हो गया एंड वो अगली पॉलिटिक्स इंडिया में गड़बड़ करवाएगा ही करवाएगा। Thereafter फिर सेल्फ गवर्नमेंट, नाउ दिस बिकेम द बज़वर्ड इन इंडिया एंड एवरीबडी एग्रीड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पूरा नहीं चला जाना चाहिए बट वी नीड डोमिनियन स्टेटस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? देन स्वराज। स्वराज का मतलब ही डोमिनियन स्टेटस है and that is the meaning of self government also। but at the same period of the time फिर separate electorate and उससे associated criticism। अब ये मैंने आपको 1909 में ही एक्सप्लेन करके रखा था कि what are the positives of the separate electorate। but at the same period of the time फिर निगेटिव वो ही रहा है कि ये डिमांड अल्टीमेटली इतनी असर्टिव रही इंडिया में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पाया कि ये डिमांड क्यों है और ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली इट ऑल्सो बिकेम द बेस ऑफ द टू नेशन थियरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना लेटर ऑन, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। अल्टीमेटली फिर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एक साथ आई तो उसके ऊपर भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि उसके पीछे के रीजन क्या है। कि सबसे पहले तो खलीफा फैक्टर वॉज देयर। खिलाफत मूवमेंट 1919-1920 में फाइनली मुस्लिम लीग या फिर बेसिकली मुस्लिम लीडरशिप इन इंडिया लॉन्च करेंगे। बट अल्टीमेटली इवन मुस्लिम्स वर अफ्रेड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको तो प्रॉमिस देके रखा है कि यू हेल्प अस इन द वॉरफेयर, इन रिटर्न हम आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देंगे, एज वेल एज जो टर्की में बैठा हुआ खलीफा उसको हाथ नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 टर्की में बैठा हुआ खलीफा, इफ यू रिमेंबर ओटोमन खलीफा, हमारे इनिशियल लेक्चर जाके देखो वहां पे हम लोगों ने बात करके रखी है कि ओटोमन खलीफा ये अभी भी है एंड ओटोमन खलीफा हैड सपोर्टेड जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1। अब जैसे ही वो ओटोमन खलीफा ने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को सपोर्ट कर दिया, इंडिया में बैठी हुई मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अपसेट कि भाई हमारा धर्मगुरु है खलीफा, उसका क्या? अगर ब्रिटिश वॉरफेयर जीत गए तो उनके ऊपर लीनियंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वे बैक इन 1915 इटसेल्फ मुस्लिम लीडरशिप ने अपना एक बेसिकली पिटीशन भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उसमें दे हैड डिमांडेड कि खलीफा अगर हारता भी है तो उसको रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू इट। बट अगेन सेम फियर जो तिलक में था वो मुस्लिम लीडरशिप में भी था। व्हाट वाज दैट फियर? कि एक लिमिटेड प्रेशर ब्रिटिशर्स के ऊपर होना चाहिए। And since Tilak was launching his movement, Muslim leadership decided to join his bandwagon. Annulment of partition, ये हम लोगों ने पहले ही देख के रखा हुआ था कि annulment of partition की वजह से भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा था। 1912 में ही मुस्लिम लीग ने अपने कैलकाटा सेशन में अल्टीमेटली फिर स्वराज का डिमांड एक्सेप्ट करके रखा हुआ था।
देर आफ्टर फिर इश्यूज ऑफ यूनिवर्सिटी की अलीगढ़ वॉज अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट। ब्रिटिशर्स ने फाइनली वो दिया 1920 में कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद खान ने बना के रखा था, वो उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड। बट अभी तक हम लोग 1916 में हैं एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू गिव यूनिवर्सिटी स्टेटस टू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन था इन बिटवीन इस्लामिक लीडरशिप एंड ब्रिटिशर्स। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है यंगर लीडरशिप, स्पेसिफिकली फिर मोहम्मद अली जिन्ना, who were basically in favor of the unified politics rather than divisive politics at that period of time। ये भी अगेन एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट रहा है कि जिन्ना, जिनको टॉर्च बियरर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था सरोजिनी नायडू ने, कायदे आजम का टाइटल गांधी जी ने दिया था जिन्ना को, उन्होंने ही इंडिया का पार्टीशन करवा दिया इन अ लेटर फीस। बट अगर हम लोग इनका इनिशियल पॉलिटिक्स देखते हैं तो ही वॉज वेरी कॉर्डियल लीडर एंड ही वॉज बेसिकली द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट वॉज रियलिटी। उन्होंने ही तिलक को कांटेक्ट किया था, तिलक के साथ रिलेशन मेंटेन किए, दोनों ने मिलकर अल्टीमेटली मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ में लाया था। जिन्ना के ऊपर तो हमको इलेबोरेटली लेटर ऑन पढ़ना है, तो आई लीव इट एट अ लेटर पीरियड ऑफ द टाइम। तो यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट की वजह से मुस्लिम लीग के ऊपर प्रेशर पड़ा कि दे शैल एंटर इनटू द फोल्ड ऑफ द नेशनलिज्म एंड दैट्स व्हाई फिर मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया। कैलकाटा सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कैन बी वन ऑफ द रीजन। एंड फिर गवर्नमेंट का रिप्रेशन ऑन द इस्लामिक कम्युनिटी, जैसे ही गवर्नमेंट के खिलाफ स्वराज वाला रेजोल्यूशन इवन मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद में फिर हैवी रिप्रेशन वाज देयर ऑन द इस्लामिक कम्युनिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दैट्स व्हाई देयर वाज एंगर सीथिंग among Islamic leadership as well as ordinary population and ultimately they decided to join the hand of Lokmanya Tilak and उनके अंडर की इंडियन नेशनल कांग्रेस अब, because moderate leadership is no longer there एंड जब मॉडरेट लीडरशिप आपके पास नहीं है देन ऑब्वियसली मॉडरेट लीडरशिप ना होने की वजह से तिलक के हाथ में अब बाय एंड लार्ज पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो 1916 वाज अ वेरी वेरी हाई टाइम ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। 1916 में जो इंडियन नेशनलिज्म था अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कंटिन्यू नहीं रह पाया। उसके पीछे के रीजन एंड उसके रिपरकशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। बट ऑब्वियसली इट वाज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। If you look from the perspective of the British government, it was a bold out of nowhere from them. It was a bold for them, we can say that. Ultimately, British government के लिए इतना बड़ा धक्का पहुंच गया। ये धक्का क्यों था? Obviously, उन्होंने काफी elaborate वे में इंडिया का nationalism divide करके रखा था। They had divided Congress, they had divided India on the lines of the religion. But 1916 में Britishers के लिए counter आया and that counter was United Hindu Muslim as well as Indian National Congress and this was a threat to reckon with and that's why फिर 1917 onward British government ने अपना politics खेलना चालू किया। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट कि अगस्त 1917 में Montagu was a Secretary of State for India at that period of time। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बोला जाता था फेमस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। समवेयर अराउंड 20th August 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू केम ऑन द फ्लोर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज अ ग्रेजुअल एनहांसमेंट ऑफ इंडियंस इनटू ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट के रिपरकशन क्या थे कि हम लोग अब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, मतलब इंडियंस को धीरे धीरे स्वराज देंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज टू इंडियंस एज दे हैड बेसिकली डिमांडेड एंड दैट्स व्हाई डिमांडिंग स्वराज वाज नो लॉन्गर अ सेडिशियस एक्टिविटी। ब्रिटिशर्स पहले यही नहीं मान रहे थे कि हम लोग स्वराज देंगे, बट अब वहां से ब्रिटिशर्स हैव कम अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देयर आफ्टर दे हैव डिक्लेयर्ड कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है बेसिकली आपको स्वराज देंगे। फॉर दैट पर्पज 1917 में ही लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक कमिटी का भी डिक्लेरेशन किया था जिसको आप बोलोगे मॉन्टेग्यूज चेम्सफोर्ड कमिटी, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमिटी विल लुक एट दिस पर्टिकुलर मैटर एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमिटी विल डिसाइड कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हाउ द गोल ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज टू बी कैरिड आउट एट अ ग्राउंड लेवल। बट इसके कुछ ड्रॉबैक वही रहे हैं कि इसमें कोई फिक्स टाइम फ्रेम हमको नहीं दिखाई देता है। एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था कि अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स ऑन विल डिसाइड, दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई इंडियंस को कब हम लोगों को एग्जैक्टली स्वराज ग्रांट करना है। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम ब्रिटिश लोग ने अल्टीमेटली लोकल लेवल पे क्या किया, अपनी वही कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर दी थी। अगेन प्रॉब्लम क्या था कि बेसिकली मुस्लिम लीग वॉज देयर
मुस्लिम लीग की एलाइट लीडरशिप वाज स्टिल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। उन्होंने बेसिकली पास तो कर लिए थे बहुत सारे एंटी ब्रिटिश रेजोल्यूशन, बट वो पब्लिक प्रेशर में किए थे। मॉडरेट्स वर स्टिल देयर इन द कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट वर स्टिल देयर इन द कांग्रेस, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, अब यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली तीनों को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स ब्रिटिशर्स की दिखाई देती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग स्वराज दे देंगे, इसके वजह से अल्टीमेटली मॉडरेट लीडरशिप जो सेकेंड रंग बची कुची थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो शांत हो गई। देयर आफ्टर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सप्रेसिव पॉलिसी जो है वो वापस से चालू कर दिया, एंड सप्रेसिव पॉलिसी जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के ऊपर लगाई। लोकमान्य तिलक, ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू दिल्ली एंड पंजाब वाला एरिया, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम एनी बेजन जो है, इनको उठा के ब्रिटिशर्स ने बेसिकली जेल में ही डाल दिया। इट वॉज अ लैंडमार्क ओकेजन जब एनी बेजन को जेल में डाल दिया गया था। बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट सून हैड टू रिलीज हर, एंड दिसंबर 1917 के कैलकाटा सेशन में एनी बेजन बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर ये सपरेशन की वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे एनी बेजन जो है टर्न्ड आउट टू बी द सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द जनवरी 1918 एनी बेजन ने अपनी पूरी होम रूल लीग मूवमेंट ही बंद कर दी थी बाय डिक्लेयरिंग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब हम लोगों को स्वराज दे के रखने का वायदा किया है, तो वी विल वेट। लिमिटेड प्रेशर वॉज देयर एंड लिमिटेड प्रेशर हैज बिकम सक्सेसफुल, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम तिलक की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी टुवर्ड्स दक्खन वाला एरिया। अल्टीमेटली फिर तिलक के ऊपर भी प्रॉब्लम हुआ है जो थोड़े टाइम में हम लोग देखेंगे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली मुस्लिम लीग की जो एलाइट लीडरशिप है उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी ओपन अप कर दी गई, और उनको भी यही बताया गया कि आपके जो इश्यूज है दोज विल बी सॉर्टेड आउट इन दिस पर्टिकुलर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मीटिंग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमिटी। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम ब्रिटिशर्स ने प्रोपोगेंडा भी फैलाना चालू कर दिया कि खलीफा को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जिसके वजह से फिर 1918 ऑनवर्ड ये वाली मूवमेंट जो है ड्रास्टिकली हम लोगों को रिड्यूस होते हुए दिखाई दी है। कि ड्रास्टिकली रिड्यूस होने के पीछे मॉन्टेग्यू की पॉलिसी ही रही है कि उसके डिक्लेरेशन जो 20 अगस्त 1917 को आया, वहां से लेके जनवरी 1918 जो अभी हमने देखा, मॉडरेट पेसिफाई हो चुके थे, एंड देयर आफ्टर फिर इफेक्टिव लीडरशिप भी इंडिया में नहीं बची थी। एज आई टोल्ड यू कि तिलक and thereafter Annie Besant, these two were the leader of this particular home rule league movement. बेजेंट ने गवर्नमेंट को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया, एंड तिलक के साथ फिर अल्टीमेटली एक ट्रेजेडी हो गई, यू कैन से दैट इट वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ लोकमान्य तिलक। कि देयर इज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने वे बैक 1910 में एक बुक लिख के रखा हुआ था, एंड ये पर्टिकुलर बुक जो है, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज इंडियन अनरेस्ट, कि इंडिया इतना जल क्यों रहा है। एंड इन दिस इंडियन अनरेस्ट नाम के बुक में ही डिक्लेयर्ड लोकमान्य तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। एंड ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो उन्होंने बोल के तो रखा था 1910 में, बट ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर बुक बाय 1916 इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हाईलाइट करना चालू कर दिया, एंड इंडियंस को बोला कि देखो भाई तिलक की अगर बात सुनोगे तो इंडिया जलेगा, हमारे पास इसका लिटरेचर भी है। तिलक वॉज ऑलवेज बेसिकली फ्यूरियस विद दिस एंगल कि आई एम वर्किंग फॉर द स्वराज, आई एम नॉट वर्किंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड स्वराज डिमांड करना भी अगर बेसिकली असंतोष है या फिर अनरेस्ट है, देन आई डू नॉट एग्री विद इट। फाइनली समवेयर अराउंड 1918 के जनवरी में तिलक ऑल्सो लेफ्ट इंडिया इनटू लंदन इन ऑर्डर टू स्यू वैलेंटाइन चिरोल in court of London. Ultimately it was a political blunder on the part of लोकमान्य तिलक, because इंडिया में उनकी जरूरत ज्यादा थी। अगर एक वैलेंटाइन चिरोल नाम का बंदा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं, इवन दो वैलेंटाइन चिरोल का नाम काफी बड़ा है इन कॉलोनियल हिस्टोरियन, बट स्टिल। एंड अल्टीमेटली इसका ऐसे हुआ क्या, देयर वाज अ वैक्यूम विद इन द लीडरशिप ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट, एंड फिर यही टाइम पीरियड में गांधी जी का नाम अब बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा था। इफ यू रिमेंबर 1918 में गांधी जी अपना चंपारण, फिर अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह भी कर रहे थे। तो पब्लिक अटेंशन बेसिकली स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम होम रूल लीग मूवमेंट टू महात्मा गांधी जी, एंड उनके ऊपर भी अब हम लोगों को कल या फिर परसों एक लेक्चर आई विल कंडक्ट, तो उसमें बातें करेंगे। अल्टीमेटली फिर तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो गांधी जी के अंडर चला गया। गांधी जी के अंडर तिलक का होम रूल लीग बिकेम स्वराज सभा, एंड फाइनली इट वाज मर्ज बैक विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921। तिलक डाइड इन 1920, उसकी भी बातें करेंगे जब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जाएंगे तब। बट इन एनी वेज द मूवमेंट दैट लास्टेड इन बिटवीन अप्रैल 1916 से लेके रफली जनवरी 1918, ये पर्टिकुलर मूवमेंट का सिग्निफिकेंस काफी बड़ा रहा है इंडिया में। सबसे पहले तो अब इंडिया में ये चीज काफी इलेबोरेटली सबने मान ली थी कि मास पॉलिटिक्स इज द फ्यूचर।
Moderate leadership had failed in their objective. Moderate leadership had failed in their political tools, conviction, methodology. उन्होंने जो चीज़ें डिमांड करके रखी थी वे बैक इन 1860s, वो 1909 आते आते 1919 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नहीं दी थी. इनफैक्ट हमने देखा भी था कि मॉडरेट लीडरशिप की जो अर्लियर डिमांड रही है कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, 1861 के बाद डायरेक्टली 1892 का नेक्स्ट टैग ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था. एंड यही वाली चीज़ जो है बहुत ही हार्मफुल रही मॉडरेट के लिए कि मॉडरेट अपना पेटिशन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. उनकी रैशनैलिटी उनके हिसाब से सही थी. व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड एंड कंट्री डज नॉट वांट टू स्टे अंडर ब्रिटिशर्स नो मैटर हाउ मच गुड ब्रिटिशर्स वेयर. एंड कंट्री को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था. कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के अंडर रहने मंजूर नहीं थी. एंड दैट इज वाई वी कैन से कि अब एम्फोसिस ऑन मासेस बिकेम प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट. हेंसफोर्थ अगर आपको पॉलिटिक्स खेलना है आपको मास लीडर बनना पड़ेगा. पिटिशन पॉलिटिक्स का जमाना अब बेसिकली चला गया है. एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकली अवेयर नेशनलिस्ट, अब इंडियंस में नेशनलिज्म आ चुका था. इंडियंस में नेशनलिज्म आ चुका था का मतलब क्या है कि नेशनलिज्म होता क्या है, डेवलप कैसे किया जाता है, इसके पैरामीटर क्या है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीजें भी अब इंडियंस को पता चल गई थी. Thereafter फिर ऑर्गेनाइजेशनल लिंक फॉर द फर्स्ट टाइम होम रूल लीग मूवमेंट, एंड उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था ये काफी वाइटल प्रूव हुआ ड्यूरिंग द मूवमेंट कि अगर आपको एक मूवमेंट कैरी आउट करनी है यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल लीग. एंड अल्टीमेटली कांग्रेस भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाएगा इन दिसंबर 1920. काफी बड़ा टॉपिक है, जब गांधी जी में जाएंगे तब उसकी हम लोग बात करेंगे. Thereafter it provided the ground of the moderate movement via moderate extremist reunion. मॉडरेट एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट यूनियन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है. बिकॉज एक लाइन में अगर हम बात करें, मॉडरेट क्या करते थे, पिटिशन पॉलिटिक्स खेलते थे. एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, मास पॉलिटिक्स खेलते थे. गांधी जी क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पहले पिटिशन भेजेंगे एंड देयरआफ्टर मास मूवमेंट चालू करेंगे. एंड दैट्स अ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनियन वाज अ वेरी वेरी वाइटल एस्पेक्ट फॉर गांधीयन मूवमेंट. गांधीयन मूवमेंट इंडिया में सक्सेसफुल हुई बिकॉज दे कुड सब्ज्यूम अंडर देम मॉडरेट एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट. गांधी जी ने मिडल वे ही निकाल के रखा ना कि हम पिटिशन भी देंगे एंड लिमिटेड मास पॉलिटिक्स भी चलाएंगे. एंड दैट इज अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज इंडियन नेशनल मूवमेंट विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स गांधीयन मूवमेंट. दैट इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द हिस्टोरियोग्राफी कि इसके ऊपर हिस्टोरियंस के भी आपको एक दो स्टेटमेंट जो याद रखने हैं कि रामचंद्र गुहा जो है उनका कहना है कि होम रूल लीग वाज अ की फैक्टर इन पॉपुलराइजिंग गांधीयन आइडियल्स ऑफ सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस. एंड सेम चीज जो इनकी भी है दैट इज सुमित सरकार की, जिनका कहना है कि होम रूल लीग वाज एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोवाइडेड इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्चिंग मास बेस नेशनलिस्ट कैंपेन. कि अब धीरे धीरे करके इंडिया में पिटिशन पॉलिटिक्स एंड मास पॉलिटिक्स इन दोनों का क्या होगा, मिलन होगा. एंड इंडिया आज भी तो यही करता है. जब अन्ना हजारे आंदोलन करेंगे या फिर जब बेसिकली लड़कियां आंदोलन करेंगे या फिर किसान आंदोलन करेंगे तो पहले पिटिशन दिया जाता है गवर्नमेंट को, हमारी मांगे पूरी करो वरना हम लोग सत्याग्रह पे जाके बैठ लेंगे. एंड दैट इज अल्टीमेटली फिर गांधीयन मूवमेंट का एक बेस अब इंडिया में क्रिएट होगा. ये दोनों स्टेटमेंट का क्रक्स जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे गांधीयन मूवमेंट तब आपको रियलाइज होगा कि भाई गांधी इज सो सिग्निफिकेंट लीडर. एंड अब गांधी जी के ऊपर ही हम लोगों को बातें करनी है. तो दैट इज समथिंग दैट विल बी एंटरिंग इनटू टुमारो.